हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉज की ऑफ द ईयर 2020 एंड 2021। ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2020 के इंपॉर्टेंट केस लॉज को और सेकंड पार्ट में 2021 के केस लॉज को। इस बात का ध्यान रखना कि सारे केसेस जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, कुछ डिवीजन बेंच के और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहला केस है धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। इस केस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज बनना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज दो तरीके से बन सकते हो। या तो आप ऑलरेडी जज हो लोअर जुडिशरी में और आपका प्रमोशन हो जाए एज डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर आप हायर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लो जो कोई भी एडवोकेट दे सकता है बिटवीन द एज ऑफ 35 टू 45 ईयर्स, प्रोवाइडेड उसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो एडवोकेसी का। यानी या तो प्रमोट हो जाओ या फिर एग्जाम क्लियर कर लो अगर हायर जुडिशरी में जाना है तो। ये 7 साल वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में कही गई है और धीरज मोर केस में इसी आर्टिकल के क्लॉज 2 की इंटरप्रिटेशन है। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशंस डाली गई और उनमें कुछ इश्यूज के ऊपर क्लैरिटी मांगी गई। सबसे पहली पिटीशन में ये पूछा गया कि अगर कोई फिलहाल जज है लोअर जुडिशरी में पर वो जज बनने से पहले प्रैक्टिस करता था एज एन एडवोकेट और वो प्रैक्टिस उसने 7 साल तक या उससे ज़्यादा तक की हो, तो क्या वो भी एग्ज़ाम क्लियर करके हायर जुडिशरी में एज अ जज काम कर सकता है और उसका एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट 7 साल वाली कंडीशन को पूरा करता है या नहीं। दूसरी पिटीशन में कहा गया कि अगर किसी जज को 7 साल हो जाएं तो वो एट पार माना जाएगा विद एन एडवोकेट ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस और इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीसरी पिटीशन में पूछा गया कि क्या 7 साल कोई कुछ साल जज रहकर और कुछ साल एडवोकेट रहकर पूरे कर सकता है। यानी अगर कोई मान लो 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद जुडिशरी में आया और 3 साल से जज है तो टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो 7 ही हुए, तो क्या वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने तीनों पिटीशंस के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए बोला कि जज सिर्फ प्रमोट हो सकते हैं एज डिस्ट्रिक्ट जज और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी एग्जाम वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही खुला हुआ है। इसी केस में कोर्ट ने यह भी बताया कि 7 साल की प्रैक्टिस कैसे मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रैक्टिस रनिंग होनी चाहिए और कट ऑफ आने तक आप प्रैक्टिस करते हुए होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 233 जजेस और एडवोकेट दोनों की ही अपॉइंटमेंट की बात करता है एज हायर जुडिशरी जज। आहूजा वर्सेस आहूजा वाला केस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये शेयर्ड हाउस होल्ड में वाइफ के राइट ऑफ रेजिडेंस की बात करता है और इस केस में कोर्ट ने क्लियर किया कि वाइफ रेजिडेंस के लिए एंटाइटल्ड है भले ही वो घर उसके पति के रिश्तेदारों का हुआ तो भी। क्योंकि जब हम सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 17 और सेक्शन 19 के साथ उसी एक्ट के, तो ये क्लियर हो जाता है कि एक वुमेन एंटाइटल्ड है भले ही उस घर में उसका लीगल इंटरेस्ट ना हो। कोर्ट ने शेयर हाउस होल्ड का मतलब बताया कि ये वो घर माना जाएगा जहां पर एक वुमेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हो। इसी केस में बत्रा वर्सेस बत्रा की 2006 की जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया। तूफान सिंह केस 3 जज बेंच के पास गया था और इसमें 2:1 की मेजोरिटी से ये कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट जो आजकल काफी चर्चा में है उसके ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स माने जाएंगे। यानी अगर वो सेक्शन 67 के अंदर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस वालों को दी गई स्टेटमेंट्स को एडमिसिबल नहीं मानता। इसी केस ने 2008 वाले कन्हैया लाल की जजमेंट को ओवररूल किया जिसमें कहा गया था कि एनडीपीएस एक्ट में ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते और उनको दी गई स्टेटमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं। शर्मा वर्सेस शर्मा में डॉटर्स को एंटाइटल माना गया कोपासनरी राइट के लिए उन केसेस में जहां फादर की डेथ 2005 वाली अमेंडमेंट से पहले ही हो गई थी तब भी। आप सबको पता होगा कि 2005 में एक मेजर अमेंडमेंट आई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में और उसके बाद से डॉटर्स को भी राइट मिलना शुरू हो गया था प्रॉपर्टी में। इसी केस ने 2016 और 2018 के केसेस को ओवररूल किया और अमर सिंह वाले केस को पार्टली ओवररूल किया। नेक्स्ट केस इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B से रिलेटेड है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तभी एडमिसिबल माना गया अगर वो सर्टिफिकेट के साथ होगा, वरना नहीं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया हो तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है।
शफी मोहम्मद को ओवररूल कर दिया गया इस केस में और कहा गया कि अगर कोई बंदा सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उसकी प्रोडक्शन सीपीसी ऑर्डर 16 या फिर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। सुशीला अग्रवाल केस की जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है और इसमें एंटीसिपेटरी बेल की बात की गई है। सारे जजेस ने यूनानिमसली कहा कि एंटीसिपेटरी बेल का टाइम पीरियड कभी भी फिक्स नहीं होता है। कोर्ट चाहे तो भले ही स्पेशल केसेस में उसे लिमिट कर सकता है, पर जनरल रूल यही है कि कोई लिमिट नहीं होगी। कोर्ट ने क्लियर किया अगर एक्यूज को समन किया जाता है या चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो भी बेल डज नॉट कम टू एन एंड। और यह भी कहा गया कि यह चलती रहेगी टिल द एंड ऑफ ट्रायल, एक्सेप्शंस को छोड़कर। अगला केस भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है और इसमें 2018 के केस को ओवररूल करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल खराब नहीं होगा और ना ही एक्यूज को एक्विट किया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से कि केस में आईओ और इन्फॉर्मेंट सेम है। यानी अगर इन्फॉर्मेशन देने वाला और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला सेम हो तो भी ये ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं किया जा सकता कि बायसनेस है। ये डिसाइड किया जाएगा केस टू केस बेसिस पर। नेक्स्ट केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर किया कि एनसीडीआरसी, जो कंज्यूमर फोरम के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास पावर नहीं है टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की बियॉन्ड 45 डेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये पावर उसे नहीं देता। जो टाइम पीरियड सेक्शन 13 में दिया गया है वो मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं, यानी मानना ही पड़ेगा उसे हर हाल में। यह हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और अब हम 2021 के केस लॉ डिस्कस करेंगे। केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे पार्ट 1 की तरह। अनुराधा वसीम केस में 3 जज बेंच ने कश्मीर लॉकडाउन और इंटरनेट शटडाउन की ग्रीवेंसेस को सुना और कहा कि अगर कोई अपनी बात कहने के लिए या बिजनेस के लिए इंटरनेट को जरिया बनाता है तो उसका ये राइट आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(g) में प्रोटेक्टेड माना जाएगा। लंबे टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन परमिसेबल नहीं है और अगर बार बार सेक्शन 144 सीआरपीसी का यूज किया जाता है तो वो अब्यूज ऑफ पावर माना जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई कि वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करे। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसी बीमारी वैसा इलाज, यानी आप किसी को थेफ्ट के केस में मर्डर की सजा नहीं दे सकते। ये प्रोपोर्शनल नहीं है आपस में। अगला केस 10th शेड्यूल से रिलेटेड है और इसमें स्पीकर को डिसाइसिव फिगर माना गया पिटीशन सुनने के लिए मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन की। पिटीशन का डिसीजन 3 महीने के अंदर देना होगा स्पीकर को और 10th शेड्यूल के डिसीजंस लेते हुए स्पीकर एज अ ट्रिब्यूनल काम करता है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक इम्पार्शल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा जो सिर्फ 10th शेड्यूल के केसेस देखा करेगी। ये केस समझने से पहले एक बात समझ लो कि SC/ST एक्ट 1989 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। मतलब अगर इस एक्ट में कोई ऑफेंस होता है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है। 2018 के महाजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत मानते हुए एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी इस एक्ट के अंदर और साथ ही साथ अरेस्ट करने से पहले इंक्वायरी और अप्रूवल लेने के लिए भी बोला गया। अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो गया था इस जजमेंट के आने से। सरकार ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 1989 वाले एक्ट में और वो सेक्शन उसी पोजीशन पे वापस ले गया जो महाजन वाले केस से पहले थी, यानी नो टू एंटीसिपेटरी बेल। पृथ्वीराज केस में इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने इसे सही माना, यानी आज की डेट में स्टेटस को मेंटेन्ड है पहले की तरह। ये केस एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारे नेशन के लिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की बात करता है पॉलिटिक्स में। अब इस केस के बाद अगर कोई इलेक्शन लड़ता है लोकसभा या असेंबली से तो उसे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को सिलेक्शन के 48 आवर्स या नॉमिनेशन के 2 वीक्स से पहले, जो दोनों में से पहले आ जाए, पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर और सोशल मीडिया में, और बताना पड़ेगा कि क्राइम का नेचर क्या था और अभी केस कौन सी स्टेज पर है। इंडिया में बीच में वर्चुअल करेंसी यानी बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह पर बैन लग गया था और ये बैन आरबीआई के एक सर्कुलर की वजह से लगा था जिसमें बैंक्स को डायरेक्शन दी गई थी कि वो उन लोगों या बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड ना करें जो वर्चुअल करेंसी में डील करते हैं। इस केस में इसी सर्कुलर को चैलेंज किया गया था और कहा कि जो आरबीआई का मकसद था और जो तरीका उसे पूरा करने के लिए यूज किया गया वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी चोरी की सजा के बदले मर्डर की सजा दे दी गई है। अमीश देवगन केस में हेट स्पीच के कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया गया। एक डिस्टिंक्शन बनाई गई हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है तो वो फ्री स्पीच के अंदर आएगा और अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हेटरेट स्प्रेड करता है तो उसे हेट स्पीच माना जाएगा। अगर एक्यूज ने सेक्शन 167 क्लॉज 2 में डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई किया है तो प्रोसिक्यूटर उसकी इन्फोर्समेंट रोक नहीं सकता फाइनल रिपोर्ट फाइल करके या एक और कंप्लेंट करके या किसी और तरीके से।
परमवीर सिंह केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिसेज में, और ये कहा गया कि अगर ह्यूमन राइट की वॉयलेशन होती है तो विक्टिम का राइट है कि वो इंटरोगेशन की सीसीटीवी फुटेज ले सकता है, और अगर वो चाहे तो ह्यूमन राइट कमीशन को अप्रोच भी कर सकता है। ये फुटेज जो रिकॉर्ड की जाएगी उसे मिनिमम 18 महीनों के लिए रखा जाएगा, ऐसा डायरेक्ट किया गया इस केस में। रजनीश वर्सेस नेहा में मेंटेनेंस की गाइडलाइंस दी गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। कहा गया कि मेंटेनेंस जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उस दिन से मिलेगी, और इंटरिम मेंटेनेंस लेने के लिए दोनों पार्टीज को एफिडेविट देना पड़ेगा अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का, और साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि कितने केसेस चल रहे हैं फिलहाल इस डिस्प्यूट को लेकर अलग अलग कोर्ट्स में। टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया गया सो दैट डिले ना हो ज़्यादा, और इसके लिए रिस्पोंडेंट को मैक्सिमम 4 हफ्ते का टाइम दिया गया डिस्क्लोजर देने के लिए। और जिस कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस का इशू चल रहा है उसे भी डायरेक्ट किया गया कि वो केस 4 से 6 महीने के अंदर निपटा दे। 3 जज बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट की 2013 वाले डिसीजन को सही मानते हुए कहा कि 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गलत है सिर्फ उस केस में जहां वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करती है। बेंच ने यूनानिमसली कहा कि इस अमेंडमेंट को स्टेट से भी रेटिफाई कराना था, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक ऐसी एंट्री की बात करती है जो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है, और ऐसे केसेस में स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी होता है। पर जहां पर मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हुई वहां बेंच में स्प्लिट आ गया, जिसमें 2 जजेस ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई इस अमेंडमेंट पर, और एक जज ने डिसेंट करते हुए पूरी की पूरी अमेंडमेंट को ही क्वॉश करने की बात कही। लक्ष्मण राव पाटिल में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मराठा कोटा को सही नहीं माना क्योंकि वो 50% की सीलिंग को क्रॉस कर रहा था। बेंच ने यूनानिमसली कहा कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है इस रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए। कोर्ट ने 3-2 की मेजोरिटी से कहा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्टेट से सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की पावर ले ली है, और यह भी कहा गया कि अगर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन या मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है, और अगर इनिशियल लिस्ट जो पब्लिश हुई थी उसमें कोई चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जजमेंट नलीफाई हो चुकी है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आने के बाद, जिसमें स्टेट्स को वापस पावर दे दी गई है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस करते हुए प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स दे सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, जैसे जब तक अक्यूज ट्रायल कोर्ट में सरेंडर ना कर दे तब तक, या अगर पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है तो जब तक वो कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ना कर ले तब तक। सुप्रीम कोर्ट भी ये डायरेक्शंस दे सकता है आर्टिकल 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 304B के फ्रेज सून बिफोर को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं होता है। प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा लिंक बिटवीन डाउरी डेथ एंड क्रुएलिटी। साथ में डाउरी डेथ के केसेस के ट्रायल की गाइडलाइंस भी कोर्ट ने दी, और ये बताया कि ये सेक्शन उन सिचुएशंस को डील करता है जहां पर मर्डर और सुसाइड के केसेस को एक्सीडेंटल डेथ बनाकर दिखाया जाता है। जब भी प्रोसिक्यूशन ये शो करेगा कि डेथ से पहले क्रुएलिटी हुई थी तो ये मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 113B की डेथ उसी वजह से हुई है, और अब एक्यूज को इस प्रिजम्पशन को रिबट करना पड़ेगा। अगले केस में कोर्ट ने टाइमलाइन दी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजियम के नाम क्लियर करने के बाद अपॉइंटमेंट क्लियर कर दे एज सून एज पॉसिबल, और अगर गवर्नमेंट को कोई रिजर्वेशन है तो वो नाम वापस भेज सकती है विद रीजंस, पर अगर कॉलेजियम ने दोबारा नाम भेजे तो वो गवर्नमेंट को क्लियर करने होंगे विद इन 3 to 4 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोतो आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्ट किया हाई कोर्ट्स को कि वो अडॉप्ट करें ड्राफ्ट रूल्स ऑफ प्रैक्टिस 6 महीने के अंदर अंदर। ये रूल्स हाई कोर्ट में इंप्लीमेंट होने के बाद लोअर कोर्ट में भी एप्लीकेबल किए जाएंगे। लास्ट केस लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की गाइडलाइंस दी। आर्टिकल 224A एक डोमेंट प्रोविजन माना गया जिसे सिर्फ 3 बार यूज किया गया है। इसे हटा भी दिया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पर 15th अमेंडमेंट के बाद वापस लाया गया। जो गाइडलाइंस कोर्ट ने दी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस वो कब एक्टिवेट हो जाएंगी ये भी कोर्ट ने बताया। बेसिकली 5 ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जैसे वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुकाबले ज्यादा कम हो जाए, या एक टाइप के केसेस का बैकलॉग हो जाए, टोटल बैकलॉग ऑफ केसेस ज्यादा हो जाए, या फिर जितने नए केसेस आ रहे हैं उतने पुराने केसेस डिस्पोज ना हो रहे हैं, तो एडहॉक अपॉइंटमेंट की जा सकती है। आप स्टूडेंट को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।